हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं इंडियन मैथमेटिकल क्लास। तो सीक्वेंस के टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लेट ए एंड बी अ सीक्वेंस एंड एल बिलोंग्स टू आर। द रियल नंबर एल इज said to be the limit of the sequence an if to each epsilon greater than 0 there exists m belongs to n m depending on epsilon such that mod of an minus l is less than epsilon for every n greater than or equal to m। तो ये कोई नंबर l जो है रियल नंबर, वो इस an की लिमिट कहलाया जाएगा। कब? जब ये डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। इफ l is the limit of the sequence an, then we write an tends to l as n tends to infinity or limit n tends to infinity of an is equal to l। ठीक है, तो अगर ये l जो है इस सीक्वेंस की लिमिट है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट के फॉर्म में, जैसे कि n जो होगा वो इंफिनिटी को टेंड करेगा, तब ये an जो है ये l को टेंड करेगा, तो ये l इसकी लिमिट होगी। नोट एक देख लेते हैं अब। मोड ऑफ an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब जो है हमने मोड खोल लिया है और जो है हमने l को ऐड किया है, तो क्या होगा? l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, which implies that n belongs to this interval l minus epsilon and l plus epsilon for every n greater than or equal to m. The definition of the limit of a sequence asserts that given any epsilon greater than 0, however small, all the terms of the sequence except the first m minus 1 terms lie in the interval n l minus epsilon and l plus epsilon। जो ये लिमिट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इस इंटरवल के अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो कंटेन करेगी एक्सेप्ट दिस फर्स्ट m माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं द नंबर m minus 1 of the terms left out of the interval l minus epsilon and l plus epsilon depends upon the size of the epsilon. However small the size of epsilon, the larger will be the number of terms left out of the interval, this interval। ठीक है, तो जितनी हमारे एप्सिलॉन की साइज छोटी होगी उतनी ही टर्म्स इस इंटरवल के बाहर ज्यादा होगी, और अगर हम एप्सिलॉन की साइज ज्यादा रखते हैं तब ये इंटरवल जो है वो भी बड़ा होगा और इसके अंदर सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो ज्यादा कंटेन करेगी। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल के बाहर सीक्वेंस की जो टर्म होगी वो कम होगी कंपैरेटिवली। अब देखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an is equal to l, then we say that the sequence an converges to l। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट जो हम निकालते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी करके, तो अगर उसकी लिमिट l आती है तो हम ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस जो है वो l के ऊपर कन्वर्ज करती है। ठीक है, इक्विवेलेंटली अ सीक्वेंस an is said to converge to a real number l if given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive integer m depending on epsilon such that mod of n minus l less than epsilon for every n greater than or equal to m। The real number l is called the limit of the sequence। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस जो है वो l के ऊपर कन्वर्ज करती है तो ये l जो है इस सीक्वेंस की लिमिट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हम एक थ्योरम को डिस्कस करते हैं जो कि बेस्ड है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट के ऊपर। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या कहता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट और
अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। ये स्टेटमेंट जो है ये कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो उसकी यूनिक ही लिमिट होगी, और कोई सीक्वेंस जो है वो एक से ज्यादा लिमिट के ऊपर कन्वर्ज नहीं कर पाएगी, कन्वर्ज नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन ये प्रूफ आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आप इस प्रूफ को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इतना इजीली जो है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन मैं करने की ट्राई करूंगा कि आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो आप ये प्रूफ जो है वो कभी भी नहीं भूल पाओगे। If possible, let a sequence an converge to two distinct real numbers l and l dash। मैंने क्या किया, ये सीक्वेंस जो है मैंने सपोज कर लिया कि दो डिफरेंट नंबरों पर, दो डिफरेंट रियल नंबर्स पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, मैंने ऐसा सपोज कर लिया। और एप्सिलॉन मैंने ले लिया है 1/2 मोड ऑफ l माइनस l डैश। अब ये l एंड l डैश जो है वो दोनों ही डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो ये जो मोड मैंने लिया है इन दोनों के डिफरेंस का वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और एप्सिलॉन होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इसके इक्वल है, तो एप्सिलॉन भी अब हो गया ग्रेटर देन 0। नाउ द सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू l। ये दोनों नंबरों पे ये कन्वर्ज करती है, तो मैंने सबसे पहले क्या कंसीडर कर लिया, सपोज कि ये जो सीक्वेंस है ये इसको कन्वर्ज करती है, तो इसकी बाय डेफिनेशन जो है यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है मैं उसी का यूज करके नेक्स्ट जो लाइन है वो मैंने लिखी हुई है। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट mod of an minus l is less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to m1. Also, the sequence an converges to l dash given, which implies that given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m2 such that mod of an minus l is less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to m2. अब यहाँ पे जो है मैंने दोनों ही जो है l और l डैश पे ये कन्वर्ज हो रही है, तो मैंने क्या किया, कोई भी नंबर जो है उसके ऊपर अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही होती है तो बाय डेफिनेशन ही ये मैंने लिखा है। ठीक है, ये दोनों जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो लाइंस दोनों मैंने लिखी हुई है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को ही मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है। आप देख सकते हैं पीछे हमने अभी जस्ट कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ही m1 और m2 में से जो बड़ा है मैंने उसको नाम दे दिया m। लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, तो अब क्या होगा, देन an minus l का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मोड ऑफ an minus l डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब क्या किया है मैंने, जो है यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ले ली है कि जो m से बड़ा जब ये नंबर होगा तब ये दोनों ही जो होंगे वो एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन होंगे। ठीक है, ये क्या था यहाँ पे, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और ये मैं कब लिख सकता था, यहाँ पे आएगा l डैश आएगा। ठीक है, तो ये मैं कब लिख सकता हूं, अगर ये n जो है वो किसी m2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तब। और अब मैंने क्या कर लिया है, एक m कंसीडर किया हुआ जो इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये m जो है m1 जो है वो m2 से बड़ा है तब भी मैं ये लिख सकता हूं, और अगर m2 जो है वो m1 से बड़ा है तब भी जो है कोई उसको मैंने m नाम दे देता हूं, तब भी ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है वहां पे ट्रू हो जाती है। ठीक है, नाउ मोड ऑफ l माइनस l डैश इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक माइनस n ऐड किया है और एक प्लस n भी मैंने ऐड किया, ये दोनों जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, तो इन दोनों को मैंने जो है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है, l माइनस an प्लस an माइनस l डैश। अब मोड को मैं खोल रहा हूं तो हम जानते हैं कि मोड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा जो फॉर्मूला है वही मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू की साइन आ जाएगी यहाँ पर, मोड ऑफ l माइनस an प्लस मोड ऑफ n माइनस l डैश।
अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो है मैं माइनस की साइन जो है वो कॉमन निकालूंगा, बाहर मोड है तो वो पॉजिटिव साइन हो जाएगी। तो ये होगा अब मोड ऑफ ए एन माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल डैश। इसके इक्वल तो क्या हमने देखा था अभी, एप्सिलॉन बाई 2, और इसके इक्वल क्या है, एप्सिलॉन बाई 2। तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। इसको हमने नाम दिया था 1 दिया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या हुआ कि ये दोनों का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है। लेकिन शुरुआत में ही हमने देखा था कि क्या था कि इन दोनों के डिफरेंस का जो हाफ है वो ही अगर एप्सिलॉन के इक्वल हो रहा है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पूरे एप्सिलॉन से जो है वो लेस देन है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही ये सपोज कर लिया था कि भाई इसके डिफरेंस का जो आधा है वही इक्वल हो रहा है एप्सिलॉन से। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पे जो प्रूव करा वो क्या हो गया कि ये जो है अब एप्सिलॉन से ये पूरा जो डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। देखिए हमने ये शुरुआत में ही सपोज करके चले थे हम, तो हमें जो है यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस मिला लेस देन एप्सिलॉन, तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एल और एल डैश जो है वो दोनों इक्वल है, मतलब कि ये अगर कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है तो उसकी यूनिक ही लिमिट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। अगर मैं n को टेंड करवाऊं इंफिनिटी की तरफ और an जो है वो भी टेंड करेगा इंफिनिटी की तरफ, तब ये सीक्वेंस जो है वो कहलाई जाएगी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डेफिनेशन हम एक बार रीड कर लेते हैं। A sequence an is said to diverge to plus infinity if given any positive real number k, however larger. There exists a positive integer m depending on k such that an greater than k for every n greater than m। और इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर के लूंगा उससे बड़ी मेरे पास में सीक्वेंस की कोई एक टर्म हमेशा मिलेगी फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। और अगर मैं n को टेंड करवाता हूं इंफिनिटी की तरफ और an जो है वो टेंड कर रहा है माइनस इंफिनिटी की तरफ, तब भी ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट कही जाएगी। इक्विवेलेंटली a sequence an is said to diverge to minus infinity if given any negative real number k, however small. There exists a positive integer m depending on k such that an is less than k for every n greater than or equal to m। ठीक है, अगर कोई भी मैं एक नेगेटिव रियल नंबर ले लेता हूं तो हमेशा मुझे जो है उस नेगेटिव रियल नंबर से छोटी सीक्वेंस के अंदर कोई एक टर्म हमेशा ही मिलेगी फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तब ये जो सीक्वेंस है उसे डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहा जाएगा, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर कोई सीक्वेंस जो है, अगर हम n को टेंड करवाते हैं इंफिनिटी की तरफ, तो अगर कोई सीक्वेंस जो है वो या तो टेंड करती है इंफिनिटी की तरफ या तो टेंड करेगी माइनस इंफिनिटी की तरफ, तो इन दोनों ही केस में हमारी जो वो सीक्वेंस होगी an, उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। द सीक्वेंस इज n and n स्क्वायर डाइवर्जेस टू इंफिनिटी, मतलब अगर मैं n को टेंड करवाऊंगा इंफिनिटी की तरफ तो ये n भी इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा और n स्क्वायर जो है वो भी प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैंने ये दो सीक्वेंसेस जो है वो कंसीडर करी हुई है माइनस n और माइनस n स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा माइनस n के ऊपर का स्क्वायर नहीं, ये माइनस है, माइनस की साइन है और उसके साथ में मैंने n स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आप ये ना समझिएगा कि जैसे हमने -1 की पावर n लिखा हुआ था और उसमें हम उसकी पावर को 2 करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये -n स्क्वायर है तो ये जो है उसकी साइन चेंज नहीं होगी, ये यही रहेगी। तो हमने ये दोनों सीक्वेंस कंसीडर करी हुई है। तो अगर मैं यहां पर n को
इन्फिनिटिव की तरफ टेंड करवाता हूं तो ये -n जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटिव की तरफ टेंड करेगी, और ये सीक्वेंस -n² जो है वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तो ये जो सीक्वेंसेस के जो हमने एग्जाम्पल देखे, ये एग्जाम्पल थे डाइवर्जेंट सीक्वेंस के। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस किसे कहा जाता है। If a sequence an neither converges to a finite number nor diverges to plus infinity or minus infinity, then it is called an oscillatory sequence. कोई एक सीक्वेंस है हमारे पास जो ना तो कन्वर्ज करती है और ना ही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करती है, तो उसको हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। और ऑसिलेटरी जो सीक्वेंस जो है वो दो टाइप की होती है। A bounded sequence which does not converge is said to oscillate finitely. मतलब कि एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती, तो वो सीक्वेंस होगी ओसिलेट फाइनाइटली। मतलब वो ओसिलेट करेगी, कैसे? फाइनाइटली ओसिलेट करेगी। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, n = -1 की पावर n, ये सीक्वेंस हमने कंसिडर करी है। और जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, ठीक है। तो हम यहां पर जो है देखते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर मैं n की वैल्यू जब कोई भी इवन नंबर पुट करता हूं तो मुझे 1 मिलता है, और जब भी मैं n की वैल्यू कोई ऑड नंबर पुट करता हूं तो मुझे मिलता है -1। तो इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a 2n। ये 2n का मतलब है यहां पर जो है मैंने इवन टर्म्स सारी कंसिडर करी हुई है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर 2n इज इक्वल टू 1, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a 2n + 1, इसका मतलब है यहां पर जो है मैंने इस सीक्वेंस की सारी ऑड टर्म्स को कंसीडर किया हुआ है, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर 2n + 1 इज इक्वल टू -1। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है। मैंने जब भी इसकी इवन टर्म को कंसीडर किया और इसकी इवन टर्म्स को लेकर के मैंने n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराया तो मुझे मिलता है लिमिट 1, और जब भी मैंने इसकी ऑड टर्म्स को कंसीडर किया और n को मैंने टेंड करवाया इन्फिनिटी की तरफ, तब मुझे यह मिलेगा कि इसकी जो लिमिट है वो आती है -1। और अब हमने क्या देखा था, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो एक से ज्यादा लिमिट के ऊपर कन्वर्ज नहीं कर सकती। जस्ट अभी हम एक थ्योरम को समझ के आए थे, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते, क्या ये कन्वर्जेंट है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड तो है। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी? ये सीक्वेंस जो होगी वो ओसिलेट करेगी, कभी मुझे ये 1 देगी, कभी -1 देगी, तो 1 -1 1 -1 ऐसे ही जो है ये इसकी जो टर्म्स जो है वो ऐसे जंप करती रहेगी। ये दोनों ही नंबर जो है मुझे आउटपुट में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके इवन या फिर ऑड टर्म्स यहाँ पर हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये सीक्वेंस जो है वो ओसिलेट करेगी। मतलब क्या होगा कि एक बार मुझे -1 देगा, फिर 1 देगा, फिर -1, फिर 1। तो ये जो ओसिलेट करेगी वो कैसा ओसिलेट होगा? फाइनाइट ओसिलेट होगा, ठीक है। तो इस टाइप की सीक्वेंस को जो है हम कहेंगे फाइनाइटली ओसिलेटिंग सीक्वेंस। तो ये जो है सीक्वेंस ओसिलेट करेगी, कैसी? फाइनाइटली। नेक्स्ट हम देखते हैं एन अनबाउंडेड सीक्वेंस which does not diverge is said to oscillate infinitely। तो अब क्या है, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड है, लेकिन अनबाउंडेड भले ही हो लेकिन वो सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज नहीं करेगी, डाइवर्ज नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसी सीक्वेंस जो है वो कंसिडर करी है, सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड है लेकिन डाइवर्ज नहीं करती। तो ऐसी सीक्वेंस जो है वो ओसिलेट करेगी लेकिन इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगी, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। ये सीक्वेंस मैंने कंसीडर करी हुई है -1 की पावर n इंटू n। हियर an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n। और ये जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड है। तो जैसे कि अभी हमने जस्ट यहाँ पे कंसीडर जो किया हुआ था, यही जो है उस मेथड से ही हम यहाँ पे समझेंगे। मैंने इसकी इवन टर्म्स ली हुई है
और n को टेंड करवाया है इन्फिनिटी की तरफ, तो मुझे इसकी लिमिट मिलेगी प्लस इन्फिनिटी। और अगर मैं इसकी ओड टर्म्स को कंसीडर करता हूं और उसके ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करता हूं, तो मुझे लिमिट क्या मिलती है, माइनस इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि अगर लिमिट जो है वो दोनों ही डिफरेंट मिलेगी तो ये जो है सीक्वेंस जो होगी वो डाइवर्ज नहीं करेगी, ठीक है। अगर ये डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पे तो क्या आना चाहिए था, यहां पर जो इवन टर्म जो है वो अगर प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो ये ओड टर्म्स जो है वो भी प्लस इन्फिनिटी को टेंड करनी चाहिए थी, तभी मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये जो है वो डाइवर्ज करती थी प्लस इन्फिनिटी पे। और अगर ये माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी, ये मैं कब कह सकता हूं, जब इसकी ओड टर्म्स तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करती है, लेकिन इसकी जो इवन टर्म्स हैं वो भी टेंड करनी चाहिए थी माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझना होगा। अभी जस्ट ये खत्म करके मैंने दो नोट जो है मैं आपको लिखवाऊंगा, वो आप समझ जाएंगे, उसको पढ़ के आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही केस में मुझे लिमिट जो है वो डिफरेंट मिलती है, तो ये डिफरेंट लिमिट के वजह से जो है ये डाइवर्ज नहीं करेगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, अनबाउंडेड तो है, डाइवर्ज नहीं करेगी। लेकिन अभी जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसको हमने क्या किया था, ग्राफिकली जो है समझा था, और वो जो है वो सीक्वेंस कैसी ओसिलेट कर रही थी, वहां पर वो सीक्वेंस जो थी वो इनफाइनाइटली ओसिलेट कर रही थी। ये देखिए यहां पर जो है वो हमने ग्राफिकली समझा हुआ था। मैंने यहां पर ये देखिए मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो मुझे -1 मिला, 2 पुट करने पर 2 मिलता है, 3 पुट करता हूं तो मुझे -3 मिलेगा, 4 पुट करने पे मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से जो ये ओसिलेट कर रही है और इसका जो ओसिलेशन जो है वो बढ़ रहा है। फाइनाइटली ओसिलेट होता तो क्या होता, ये दो ही नंबर होते, ये उसी पे जो है वो ओसिलेट करती रहती, लेकिन यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राफिकली ये क्या होगा, ये बड़ा होता जाएगा और जो है ये ओसिलेट किस टाइप का होगा, ये जिस टाइप का ओसिलेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ओसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। ये जो सीक्वेंस होगी इनफाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस कही जाएगी, कौन सी, ये वाली। तो जो भी मैं नोट्स के बारे में जो भी बात कर रहा हूं तो वो यही नोट्स हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा। लेकिन अभी हम जो इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस जो है वो उसकी लिमिट L है तो इसका क्या मतलब होता है। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट L है तो उसकी इवन टर्म्स की मैं लिमिट फाइंड करूं तो भी मुझे L मिलना चाहिए, और इसकी अगर मैं ओड टर्म्स जो है उसको मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूं, मतलब इसकी जो ओड टर्म्स हैं उसकी लिमिट भी L होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट L है उसका मतलब ये हुआ कि उस सीक्वेंस की चाहे मैं इवन टर्म्स की लिमिट फाइंड करूं तो भी मुझे L मिलेगा, और अगर उस सीक्वेंस की मैं इवन टर्म को ओड टर्म्स को उठाऊं और उसकी लिमिट में फाइंड करूं तो भी मुझे उसकी लिमिट जो है ओड टर्म्स की भी L ही मिलेगी। मतलब जो भी लिमिट इवन टर्म्स की होगी वो, और जो भी लिमिट ओड टर्म्स की होगी वो दोनों ही सेम होगी। किसके सेम होगी, वो सीक्वेंस की लिमिट L के बराबर होगी, ठीक है। और वैसे ही जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए भी हम कह सकते हैं, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर n जो है वो प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये हम कब कह सकते हैं, और अगर ये है तो हम इसके बारे में और क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसकी इवन टर्म को उठाऊं और उसकी लिमिट में फाइंड करूं तो भी वो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करती होगी, और अगर मैं इस सीक्वेंस की ओड टर्म्स को उठाऊं और उसकी लिमिट फाइंड करूं तो भी वो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करती होगी। और प्लस की जगह अगर हम माइनस इन्फिनिटी की बात करें तब भी ये सेम ही होगा। अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता तो क्या होता, इसकी ओड टर्म्स, इसकी इवन टर्म्स जो है उसकी लिमिट भी हम निकालते तो भी मुझे माइनस इन्फिनिटी मिलता होता, और अगर मैं इसकी ओड टर्म्स की लिमिट निकालूं तो भी मुझे माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। ये जो दोनों ही चीजें हैं
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नल सीक्वेंस के बारे में। नल सीक्वेंस किसे कहते हैं? A sequence n is said to be a null sequence if it converges to 0। अगर कोई सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज करती है तो उस सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इक्वल टू मुझे 0 मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है 1/n, मैं क्या करूंगा, इस पे लिमिट लगाऊंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 0 ही मिलेगा। इन सारी सीक्वेंस की जो लिमिट जो है वो 0 है और इस वजह से ये जो सारी सीक्वेंस जो है वो नल सीक्वेंस कही जाएगी। आप ये सीक्वेंस जो है उसको भी ट्राई कीजिएगा, -1 की पावर n/n, ये भी सीक्वेंस जो है वो क्या करेगी, ओसिलेट, तो आपको दिखा देगा वो ओसिलेट करेगी। क्या होगा, आप 1 पुट करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, 3 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, -1/3। तो जो है ये धीरे धीरे करके जो है वो 0 को टेंड करेगी आपको ये जो है वो धीरे धीरे करके 0 को टेंड करेगी। आपको जस्ट जो है ये लगेगा कि सर ये तो -1 की पावर n है तो ये तो ओसिलेट करनी चाहिए, लेकिन ये ओसिलेट नहीं करेगी, आपको दिखेगा, लेकिन ये धीरे धीरे करके जो है वो 0 को टेंड करती है ये सीक्वेंस। आप इसको ग्राफिकली जो है वो प्लॉट करके भी देख सकते हैं कि रियल लाइन लीजिए और उसके ऊपर जो है आप n की वैल्यू के अकॉर्डिंग वहां पे पॉइंट्स जो है आप रखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस जो है वो 0 को टेंड करती है। या तो फिर आप लिमिट का कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी लिमिट जो है वो 0 होगी। अब हम देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं अ सीक्वेंस an is said to be monotonically increasing sequence if an plus 1 is greater than or equal to n for every n belongs to n। अगर मैं 5वीं टर्म को चेक करूं और छठी टर्म को चेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जो छठी जो टर्म जो है किसी सीक्वेंस की वो 5th टर्म से ग्रेटर देन है। ठीक है, और अगर जैसे ही मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा कि जो आगे की जो टर्म्स हैं वो पीछे की टर्म्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या तो वो सेम होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज इफ a1 इज लेस देन और इक्वल टू a2 लेस और इक्वल a3 अप टू प्लस n लेस और इक्वल n प्लस 1। जैसे ही मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाऊंगा या तो मुझे उन दोनों की वैल्यू जो है दोनों कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है या तो फिर कोई डिफरेंट जो टर्म्स है उससे बड़ी टर्म्स जो है उनकी वैल्यू या तो सेम होगी या तो फिर जो बड़ी जो टर्म है वो पिछली वाली टर्म से जो है वो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे कहते हैं। जैसे ही मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ता हूं मुझे जो टर्म्स मिलेगी उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज अगर हो रही है। ठीक है, इफ an plus 1 is less than or equal to n for every n belongs to n then the sequence is said monotonically decreasing sequence। जैसे ही मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ूंगा, आगे की टर्म्स में मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आगे की जो टर्म्स जो है वो पीछे की टर्म्स से छोटी होगी या तो फिर उसके इक्वल होगी। दैट इज इफ a1 is greater or equal a2 greater or equal a3 up to greater than or equal to an equal to greater than or equal to an plus 1। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ूंगा मुझे जो है पिछली टर्म्स से जो आगे की जो टर्म्स होगी उसकी वैल्यू जो है उसकी टर्म्स जो है वो छोटी होती जाएगी। आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं एक एग्जांपल, n कंसीडर कर लीजिए तो क्या होगा, 1 पुट करने पे 1 आएगा, 2 पुट करने पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा। तो क्या होगा, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा सीक्वेंस की टर्म्स है वो भी बड़ी होती जाएगी। इस सीक्वेंस के एग्जांपल मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में आप क्या कंसीडर कर लीजिए, ये 1/n जो है वो आप कंसीडर कर लीजिए। 1 पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 1/2। 3 पे 1/3 तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मैं टर्म्स आगे जा रहा हूं मुझे जो नंबर्स जो है वो छोटे मिलते जा रहे हैं। तो ये सीक्वेंस कैसी हुई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर कोई सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उस सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कह सकते हैं। सीक्वेंस एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ an plus 1 इज ग्रेटर देन an। मतलब कि जैसे ही मैं सीक्वेंस की टर्म में मैं आगे जाऊंगा तो आगे की जो टर्म है वो पिछली टर्म्स से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर किया था, सीक्वेंस में ले लेता हूं n, तो क्या होगा 1 पुट करने पे 1 मिलेगा, 2 पे 2, 3 पे 3, तो जो 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन नहीं आएगी, 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, तो उस टाइप की जो सीक्वेंस होगी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहा जाता है। सीक्वेंस एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ an plus 1 इज लेस देन an। मतलब कि जैसे ही सीक्वेंस में मैं आगे जाऊंगा आगे की जो टर्म होगी वो पिछली वाली टर्म्स से वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगी। जैसे कि आप 1/n ले लीजिए, 1 पुट करने पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 2 पुट करने पर मुझे 1/2 मिलेगा, तो क्या हुआ 1 इज ग्रेटर देन 2 मीन्स के जो मैं आगे की टर्म्स में जाऊंगा तो जो उसकी टर्म्स होगी उसकी वैल्यू पिछली वाली टर्म्स से हमेशा छोटी होगी। तो ऐसी सीक्वेंस जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कही जाती है। अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहा जाता है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है या तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी चाहिए या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, तो उसको हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। तो आगे के लेक्चर में हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस के बेस्ड जो है हम कुछ थियरम्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे दूसरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके साथ में मैंने चैनल पे जो है लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स भी पोस्ट किए हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक का बटन भी प्रेस कीजिए, ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस जो है इस कोर्स के ऊपर अभी मैं आगे यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा।